हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले यूट्यूब में आप लोगों को ह्वेनसांग के बारे में, शशांक के बारे में और उत्तर गुप्त के बारे में, यशोवर्मन के बारे में बतलाया। इसी कड़ी में एक और छोटा सा एक चैप्टर आता है, वो है मौखरी डायनेस्टी, यानी कि मौखरी वंश के बारे में। और मौखरी वंश, उत्तर गुप्त वंश और यशोवर्मन, ये तीनों ही एक साथ जुड़े हुए हैं। कि यदि आप जब पढ़ाई करते हैं, जब कोई चैप्टर लिखते हैं, तो इन तीनों डायनेस्टियों को एक साथ लिख करके और आपस में समझिए, तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी। कि जैसे उत्तर गुप्त के जो शासक थे, उन्होंने ईस्वी 510 यानी कि 510 एडी से लेकर 725 तक जो शासन किया, तो इस बारे में। और इसी के समकालीन मौखरी हैं। इन मौखरी शासकों ने भी 510 से 1664 यानी 154 ईयर्स शासन किया है। तो ये सब समकालीन शासक हैं। इसलिए इन सभी समकालीन शासकों को आपस में ध्यान में रखते हुए आपको आंसर पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आए। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मौखरी डायनेस्टी या मौखरी वंश, जिसे इंग्लिश में कहेंगे द मौखरीज। मौखरियों के बारे में सुन लीजिए। उत्तर गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात, जो गुप्ता डायनेस्टी, जो आपके फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का एंड होता है गुप्ता डायनेस्टी में, और ओलिकर के उसके बाद आगे ओलिकर पढ़ते हैं। तो जहाँ तक हम गुप्ता साम्राज्य की बात करते हैं, जो कि भारत, प्राचीन भारत के इतिहास का एक स्वर्ण युग था, गोल्डन एज कहलाती थी। तो इन्हीं गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शक्तियों में मौखरियों का प्रमुख स्थान है। गुप्तों की कमजोरी का लाभ उठाकर मौखरियों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। उनकी शक्ति का केंद्र कन्नौज यानी कि कान्यकुब्ज था। इससे पहले इससे पहले अगर हम देखते हैं, तो इतिहास का मुख्य केंद्र कन्नौज के पहले मगध था। मगध के पाटलिपुत्र जो जगह थी वो थी। तो इसके बाद जब मौखरियों ने यहाँ सत्ता का केंद्र बनाया, तो उसके बाद से पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज ही उत्तर भारतीय राजनीति का केंद्र बन गया। 7वीं शताब्दी में मौखरियों के इतिहास का वर्णन बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से मिलता है। उनके इतिहास पर प्रकाश डालने वाले अनेक अभिलेख हैं। इनमें से प्रमुख है बराबर तथा नागार्जुनी अभिलेख, हरहा अभिलेख, नालंदा अभिलेख एवं गया से प्राप्त मुहर। मौखरी वंश का संस्थापक मुखर था, यानी उसका नाम मुखर था। उसी के वंशज मौखरी के नाम से विख्यात हुए। मौखरियों की अनेक शाखाएं थीं। मूल वंश कन्नौज में था, लेकिन इनकी शाखाएं बिहार में गया और राजस्थान में भी थीं। गया के निकट बाबर और नागार्जुनी गुफाओं से प्राप्त अभिलेखों में मौखरियों के 3 आरंभिक शासकों के नाम मिलते हैं। पहला शासक का नाम मिलता है यज्ञ वर्मा, दूसरा है शार्दूल वर्मा और तीसरा है अनंत वर्मा। ये आरंभिक शासक गुप्तों के अधीनस्थ शासक या सामंत थे। ये सभी गया मगध के निकटवर्ती क्षेत्रों पर शासन करते थे। कन्नौज की मूल शाखा से संबद्ध आरंभिक मौखरी शासक थे हरिवर्मा, आदित्य वर्मा तथा ईश्वर वर्मा। इनके समय से मौखरियों की शक्ति बढ़ने लगी। मौखरियों ने कन्नौज और मगध के निकटवर्ती क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। इन लोगों ने गुप्तों से, यानी गुप्ता डायनेस्टी के शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसका आभास नालंदा अभिलेख से मिलता है, नालंदा इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जिसमें 7 राजाओं की सूची दी हुई है, यानी 7 किंग्स की जो लिस्ट दी हुई है। इनमें से प्रथम 3 राजाओं हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा को महाराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। बाद के 3 राजाओं यानी कि ईशान वर्मा, सर्ववर्मन और अवंती वर्मन, इन तीनों ने महाराजा धीराज की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। अब इसमें
इन शासकों के नाम आते हैं नंबर 1 पे ईशान वर्मन या ईशान वर्मा। ये 550 से 576 ईस्वी तक शासक रहे। तो मोखरी वंश का जो पहला शक्तिशाली शासक हुआ वो यही ईशान वर्मन हुआ। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के चलाए। इस शासक का हरहा अभिलेख उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से मिला है। इसके अनुसार ईशान वर्मन ने गौड़ों, आंध्रों एवं सिलिकों को पराजित किया। ईशान वर्मन ने संभवतः अपना प्रभाव स्थापित किया। इसकी पुष्टि सिरपुर, छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में सिरपुर है, वहां से प्राप्त महाशिव के अभिलेखों से मिलती है। परंतु मगध पर मोखरियों का आधिपत्य स्थायी प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अवसर अभिलेख जो कि नवादा के निकट बिहार से पता चलता है कि उत्तर गुप्त शासक कुमार गुप्त ने ईशान वर्मन को प्रयाग के निकट पराजित कर दिया था। दूसरा शासक है ईशान वर्मन के बाद सर्ववर्मन। इस शासक का जो शासन काल है 576 टू 580, यानी कि इन्होंने सिर्फ 4 ईयर शासन किया, लेकिन मोखरी वंश का एक दूसरा महान शासक कहलाते हैं। इसके अनेक सिक्के एवं असीरगढ़ से एक मुहर प्राप्त हुई है। इसका समकालीन शासक उत्तर गुप्त शासक महासेन गुप्त था। सर्ववर्मन ने इसे पराजित कर मगध छोड़ने पर विवश कर मगध पर मोखरियों की सत्ता स्थापित की। देवबारानक और नालंदा अभिलेख, यानी कि देवबारानक इंस्क्रिप्शंस एंड नालंदा इंस्क्रिप्शंस में सर्ववर्मन का उल्लेख राजकीय उपाधियों के साथ हुआ है। इसने पुष्यभूतियों के साथ मिलकर पश्चिमी सीमा पर हुणों को भी पराजित किया। और अब मोखरियों के अगले शासक का नाम है अवंती वर्मन। इनका शासनकाल है 580 टू 600 एडी। इसके समय मोखरियों और वर्धनों की मैत्री और प्रगाढ़ हुई। हर्षचरित से विदित होता है कि प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह अवंती वर्मन के पुत्र ग्रहवर्मन यानी कि ग्रहवर्मा के साथ कर दिया। मोखरियों और वर्धनों के मैत्री संबंधों के कारण उत्तर भारतीय राजनीति में थानेश्वर और कन्नौज के राज्यों को सर्वाधिक शक्तिशाली बना दिया। इससे उत्तर गुप्त शासकों यानी कि मालवा तथा गौड़ बंगाल के शासक शशांक को संगठित होने का मौका दिया। इन दोनों राज्यों में मैत्री बढ़ी। इस समय 2 गुट स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आए। पहला गुट मालवा के उत्तर गुप्त तथा गौड़ का शशांक एवं दूसरा वर्धन वंश तथा मोखरी वंश। और अगले शासक, आखिरी शासक थे मोखरियों में, वो थे ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन। इनका पीरियड है 600 एडी टू 605 एडी। मोखरियों का अंतिम शासक ग्रहवर्मन था। अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद ग्रहवर्मन राजा बना, जबकि अवंती वर्मन ने अपने दूसरे पुत्र को मगध का प्रशासक नियुक्त किया था। शशांक ने मगध पर अधिकार कर लिया और मालवा के उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी तथा उसकी पत्नी राजश्री को कैद कर दिया। ग्रहवर्मन की हत्या के साथ ही यानी कि 605 ईस्वी में मोखरी राजवंश यानी मोखरी डायनेस्टी अंत हो गया। बाद में हर्षवर्धन ने वर्धन और मोखरी राज्य को एक कर कन्नौज पर शासन करना आरंभ कर दिया। तो स्टूडेंट्स, परीक्षा में मोखरियों के बारे में 60 नोट टिप्पणी जरूर आती है। क्वेश्चन बनता है मोखरी कौन थे, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि मोखरियों पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि राइट शॉर्ट नोट द मोखरीज। तो आप लोगों को संक्षेप में टिप्पणी में शॉर्ट नोट में मोखरियों के बारे में इतना पढ़ना है और इसको लिखना है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और बार बार सुनिए, समझिए इसको और ज़रूर पढ़िए, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम अगली चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, और आप अच्छे से पढ़िए, बार बार सुनिए। तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको मोखरियों के बारे में, मोखरियों के इतिहास के बारे में, मोखरियों के जो विभिन्न शासक हैं, उन शासकों के शासन काल की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिल जाएगी, और आप उनको सुन के आसानी से याद कर सकते हैं और परीक्षा में लिख सकते हैं। आपको इसमें फर्स्ट क्लास नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे से नंबर मिलते हैं इसमें। तो आप लोग पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत आज इतना ही। थैंक यू।